नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सियासत और ब्यूरोक्रेसी पर। गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं से संबंधित कई सारी रोचक खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। भाजपा देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। इसके लिए उसने एक नया सदस्यता अभियान चलाया। पहले वो 1 महीना चला, फिर वो 15 दिन और बढ़ाया गया, लेकिन हालात वही रहे। कहते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोस। 1.5 महीने के इस अभियान में कई सारे मंत्री जो पहले चरण में आगे थे वो आगे रहे और जो पीछे थे वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। इस अभियान में सबसे खास बात यह रही कि मंत्री अरविंद शर्मा और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये 3 ऐसे नाम हैं जो सदस्यता अभियान में सबसे आगे रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा उन्होंने मेंबर बनाया है। तो पाठक और अरविंद शर्मा ने बहुत सारे लोगों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है और योगी मंत्रिमंडल में मंत्रियों के मामले में ये 2 नाम ऐसे हैं जो बाकी 50 अन्य पर भारी पड़े हैं। वैसे तो योगी सरकार में करीब 55 मंत्री हैं। सुरेश खन्ना जैसे भारी भरकम नाम हैं, लक्ष्मी नारायण है, दारा सिंह चौहान है, फिसड्डी मंत्रियों का सूची में नाम इनका आ गया है। पहले कहा गया भाई कि जो टारगेट है वो तो पूरा करो, कोई 300 पे, कोई 200 पे। अब यूपी के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, पशुपालन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, कारागार मंत्री हैं दारा सिंह चौहान, चीनी मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण। ये सब पहले चरण में भी फिसड्डी थे, ये टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। दूसरे चरण में जोर जरूर लगाया, लेकिन जब नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है तो कितना आगे पहुंच जाओगे। जो मौके मिले उनकी भरपाई नहीं कर पाए। हालांकि सदस्यता अभियान पर केंद्र सरकार की पूरी नज़र है और वो ये भी देख रही है कि 300 से कोई 1500 पे पहुंच पाया और कोई 500 से 1000-2000 पे पहुंच पाया, जबकि एक विधायक को 10,000 सदस्य बनाने थे। भीड़ जुटाकर, हल्ला मचाकर, बैठकर चाय पानी पी लेने से सदस्यता अभियान गति नहीं पकड़ पाया और मंत्रियों की पोल भी खुल गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनका नाम लिया जाना चाहिए। बात 2 प्रमुख नामों की इसमें आती है, ब्रजेश पाठक की और अरविंद शर्मा की। अरविंद शर्मा के ऊपर पिछले दिनों विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने बड़े हमले किए। उनकी संपत्ति, उनके परिवार, उनके कार्यशैली को लेकर सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी जंग चली। लेकिन शर्मा जी ने हमेशा की तरह धैर्य धारण रखा, मुंह से कुछ नहीं बोला, उनकी टीम जवाब देती रही। लेकिन पार्टी में आज उनका काम नंबर 1 पर बोल रहा है। तो अरविंद शर्मा, जिन्हें लोग प्रधानमंत्री की पसंद कहते हैं, अपने काम से, अपनी ईमानदारी से उन्होंने जो सरकार में एक छवि बनाई बेदाग, अब पार्टी में भी अपने काम से वो काफ़ी लोकप्रिय हो चले हैं। दूसरा नाम आता है ब्रजेश पाठक का, जिनको मीडिया का एक वर्ग और कुछ विरोधी लोग ये कहते हैं कि वो प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते। लेकिन ब्रजेश पाठक भाजपा में आने से पहले सांसदी का चुनाव जनता के बीच से जीत चुके हैं। वो लोकसभा के निर्वाचित सांसद रहे हैं और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में भी सांसद रहे। जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता और बड़े बड़े दिग्गज मंत्री नहीं कर पाए, वो ब्रजेश पाठक ने अपने उप मुख्यमंत्री काल में सरकार और संगठन दोनों में एक नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। तो जिन्हें आप अपना सिरमौर मानते हो, अपना खून मानते हो, अपना असली मानते हो, वो तो पीछे रह गए पार्टी का काम करने में।
एक दूसरे दल से जिसे आप मानते हो कि आए हुए व्यक्ति हैं, वो आपकी पार्टी के अन्य नेताओं से हर काम में आगे निकल गए। तो जिस अंतर को लेकर पाठक जी की आलोचना हुई थी, उन्होंने अपने काम से ये जवाब लोगों के सामने दे दिया है कि वो 2 बार भाजपा से चुनाव जीतकर विधायक बने इस लखनऊ से। तो जिनको प्रधानी के ऊपर कुछ नहीं दिखता है, वो विधायकी और सांसदी जैसे बड़े फलक को कैसे नापेंगे, कैसे इसका मूल्यांकन करेंगे, जहां पर 25 लाख, 20 लाख, 5 लाख कार्यकर्ता वोट करता हो। विरोध के लिए विरोध करना एक अलग बात है, आलोचना किसी की भी हो सकती है, लेकिन ब्रजेश पाठक इन सब से अब आगे निकल चुके हैं और सरकार में और भाजपा में दोनों जगह उनका काम अब बोल रहा है। अब बात एक ऐसी खबर की जो है तो व्यावसायिक, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। बात भाजपा के विधायक की व्यापार क्षेत्र में एक बहुत लंबी छलांग की हो रही है, जिसकी चर्चा इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर एनसीआर और दिल्ली तक के इलाकों में है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। भाजपा के विधायक रोमी साहनी ने व्यापार में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और उनकी जो कंपनी है द हेजलनट फैक्ट्री, उसका बीकाजी नमकीन के साथ एक बहुत बड़ा करार हुआ है और 130 करोड़ रुपए में उन्होंने हेजलनट फैक्ट्री का 53% शेयर बीकाजी कंपनी को बेचा है। रोमी साहनी लखीमपुर खीरी से भाजपा के विधायक हैं। भाजपा से पहले वो बसपा से एक बार विधायक रह चुके हैं और पिछले 3 बार से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लखनऊ में उनके 2 बेटे अंकित और बादल हेजलनट फैक्ट्री के नाम से बेकरी की और मिठाई की एक शॉप चलाते हैं, जिसके 6 आउटलेट लखनऊ में हैं, एक कानपुर में है, एक दिल्ली में है। बताया जाता है कि इसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 45 करोड़ रुपए है। लेकिन अचानक से ये खबर आई और राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर आई कि हेजलनट फैक्ट्री को बीकाजी नमकीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 53% शेयर खरीदा गया है और ये शेयर मालिकाना हक प्रदान करता है बीकाजी संस्था को। 47% के लगभग शेयर रोमी जी साहनी के बेटों के पास रहेगा। लेकिन इतनी जल्दी हेजलनट फैक्ट्री ने इस तरह से नाम कमाया लखनऊ में और प्रदेश में, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। रोमी साहनी ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते हैं, बिल्डर का काम भी करते हैं, सियासत में हैं और लखीमपुर खीरी के पलिया से विधायक हैं। वो उस इलाके में अपने आप को रॉबिन हुड की तरह प्रस्तुत करते हैं, जहां वो गरीब बच्चियों की शादी कराना, गरीबों की मदद करना, हाथ में पैसा लेकर वो लोगों को बांटते हैं। कई सारे उनके वीडियोस खुलेआम आए हैं। लेकिन इतनी बड़ी कमाई, इतना पैसा उन्होंने कहां से बनाया है? सियासत में वो एक बड़े पैसे वाले नेता के तौर पर माने जाते हैं। हालांकि अगस्त महीने में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन खुलासा अब हुआ है। ये एक चेन है जो पूरे देश में एक ब्रांड वैल्यू के नाम से आगे बढ़ने का सपना देख रही है। बीकाजी ने एक तरह से हेजलनट का अधिग्रहण कर लिया है, क्योंकि 53% शेयर अब बीकाजी के पास है। रोमी साहनी एक मामूली नाम से अब एक बड़े व्यावसायिक नाम में बदल गए हैं और ये माना जा सकता है कि अगर 130 करोड़ रुपए में बीकाजी ने 53% शेयर खरीदा तो लगभग 100 करोड़ का शेयर अभी रोमी साहनी के पास होगा। साहनी को लखीमपुर में रॉबिन हुड किस लिए कहा जाता है, वो मैंने आपको बताया कि वो गरीबों, दुखियों, मजलूमों के सेवा में, बाढ़ आने पर, कोई आपदा आने पर बड़ा आगे रहते हैं। लेकिन उनका उस इलाके के हर ठेके पट्टे पर, ब्लॉक पर पूरा कब्जा है, जहां से निकलने वाले एक टेंडर पर रोमी साहनी का कब्जा रहता है।
बिना उनकी इच्छा के कोई भी ठेका पट्टा टेंडर पलिया इलाके में दोनों ब्लॉक में कोई ले नहीं सकता है। तो उनके दो चेहरे हैं, एक चेहरा लखनऊ में चमक रहा है, भरपूर पैसा बना रहा है, एक चेहरा सियासत में लोगों की मदद कर रहा है, लगातार विधानसभा में चुना जा रहा है और खुद को एक सफ़ेद पोश नेता और गरीबों के हमदर्द के तौर पर पेश करता रहा है। सत्ता से जुड़े होने के कारण उनकी बहुत सारी जो आउटलेट हेजलनट फैक्ट्री के बने हुए हैं लखनऊ शहर में, किसी पर फायर की एनओसी नहीं है, किसी पर अतिक्रमण है, लेकिन ना तो कभी एलडीए उधर नज़र उठाकर देखता है, ना नगर निगम देखता है, ना अग्निशमन विभाग देखता है। सत्ता की ताकत होती भी कुछ ऐसी है, आप अतिरिक्त गतिविधि कर सकते हैं। यूपी विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव में जो लड़ाई है वो मुख्यतः तो भाजपा और सपा के बीच है, लेकिन इन दोनों के साथ इनके सहयोगी दल भी जुड़े हुए हैं जिनके बीच खींचतान भी चल रही है। सपा के सामने कांग्रेस है जिसको वो 1-2 सीट देना चाहती है, उसी तरह से भाजपा के साथ सहयोगी दल में निषाद पार्टी है। वैसे आप देखेंगे तो इन दोनों बड़ी पार्टियों के सामने उनके सहयोगी दलों की जो स्थिति है, जो जनाधार है, वो बहुत छोटा छोटा है, कमज़ोर सा है। और आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों दलों ने अपनी पीठ पर अपने सहयोगियों को लाद रखा है या वो खुद लदे हुए हैं। वो अपने सिंबल पर चुनाव हो सकता है जीत भी ना पाएं, लेकिन दावेदारी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है तो एक शोर ये मच जाता है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटने वाला है। ताज़ा हालात में अखिलेश और राहुल की मुलाकात जम्मू कश्मीर में हुई, जहां के बाद समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयारी की, ऑफर किया, लेकिन कांग्रेस अभी इससे संतुष्ट नज़र नहीं आती है। अभी तो चुनाव डिक्लेयर हुआ है, नामांकन बचा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मझवा से चुनाव लड़ने के शायद इच्छुक भी हैं। हो सकता है कि उनके लिए सीट की अदला बदली समाजवादी पार्टी कर ले। अब बात संजय निषाद की आती है। वो भाजपा से ये कहते रहे हैं कि अगर हमारे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो हमारी कौम नाराज हो जाएगी और उसको फिर वो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो मझवा और कटेरी में 2 जगहों पर दावेदारी कर रहे थे। अब निषाद पार्टी को अगर कोई सीट नहीं मिलता है तो उनके समाज के लिए भाजपा को वोट देना कठिन होगा। एक तरह से कहा जाए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और ये भी कहा जा सकता है कि तुम हमें ना चाहोगे तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। यानी कि हमें नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी दूसरे को दे दोगे तब फिर हमारी कोई गारंटी भी नहीं है जीतने की। वैसे अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये पाएंगे कि संजय निषाद ने पिछले चुनाव में जितनी सीटें उनको मिली थी उस पर उनकी जात के लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन वो सीट लेते हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि मझवा और कटेरी सीटों की एडवांस बुकिंग भी उन्होंने कर ली है, और चिंता भी यही है कि अगर सीट नहीं मिली तो बुकिंग रद्द करनी पड़ेगी, जिसके चलते काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वैसे संजय निषाद की पार्टी का जो चुनाव निशान है वो भी बड़ा रोचक है। चुनाव निशान है भोजन भरी थाली, और जब से भोजन भरी थाली में मत्स्य विभाग आ गया है तो आप मछली उसके साथ मुफ्त रख सकते हैं, कोई रोक नहीं है। फिलहाल सियासत में राजनीतिक दल, सहयोगी दल अपनी डिमांड करते हैं, मानना न मानना अलग बात है, लेकिन नफ़ा और नुकसान देखकर करते हैं। और ये जो नफ़ा है वो 2 ही तरह से होता है, या तो पद मिल जाए और या तो फिर गांधी जी का सहारा मिल जाए। इसके अलावा तो सब नुकसान है।
वैसे तो हमारे समाज में किसी को बूढ़ा कहो, जवान कहो, बच्चा कहो, कोई बुरा नहीं मानता है और ना ये कोई बुराई है। लेकिन सियासत में जब अवसर के हिसाब से इस तरह के व्यंग और प्रहार किए जाते हैं तो फिर उसके मायने बदल जाते हैं। आज जिस दौर में उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है, आप उसको निर्दयी भी कह सकते हैं और निर्लज्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ताज़ा उदाहरण आया है वो महिलाओं पर टिप्पणी का आया है और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो रायबरेली से आते हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी को बूढ़ी कह दिया है। जब वो वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए गई, उनका नाम घोषित हुआ, तो ये दिनेश प्रताप सिंह ने ये कहा कि जो लड़की है लड़ सकती है का नारा देती थी, वो लड़की नहीं है, वो वास्तव में बूढ़ी है और वो अपने आप को लड़की कहना बंद करें। हालांकि इसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी दिनेश प्रताप सिंह ये मानते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद कोई आदमी अपने आप को लड़की या लड़का नहीं लिख सकता है। यह अलग बात है कि दिनेश प्रताप सिंह के घर पर कांग्रेसियों ने जाकर कालिक पोत दी उनके नाम पर और उनके गेट पर चोर लिख दिया। इसके बावजूद दिनेश प्रताप सिंह के जो तेवर थे वो प्रियंका गांधी को लेकर कहीं पर कमज़ोर नहीं पड़े। वो लगातार हमलावर हैं। वो गांधी परिवार के लिए भ्रष्टाचार से लेके तमाम सारे अलंकार से उनको नवाजते हैं। वैसे दिनेश प्रताप सिंह जो आज बोल रहे हैं वो किसी ज़माने में कांग्रेस में ही हुआ करते थे और उस दौरान भी प्रियंका गांधी का जलवा था और उस दौरान भी दिनेश सिंह प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के कसीदे पढ़ते रहते थे। एक ज़माना था जब वह उन्हें दीदी और माता जी तक कहकर बुलाते थे, शायद अपनत्व जताने की और किसी का के प्रति सम्मान जताने की यही भाषा भी होती है। लेकिन जैसे जैसे सियासत बदली, टिकट कट गया, पार्टी बदली, भाजपा में आए, मंत्री बन गए, तो दीदी और माता जी के लिए मन में नफरत भी बढ़ती गई। वही दीदी अब इन्हें बुढ़िया लगने लगी हैं और प्रियंका गांधी अब हारी हुई खिलाड़ी की तरह यूपी से भाग गई हैं। उन्होंने उनको उम्र के हिसाब से ये तमगा दिया है। सोशल मीडिया पर उनके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के खिल्ली उड़ाई है और प्रियंका गांधी के साथ साथ उनका इशारा कांग्रेस के भी बूढ़ा हो जाने की ओर है। वैसे लोग मंत्री के इस बयान को अमर्यादित मानते हैं। उनके घर पर चोर और बेईमान लिखकर कालिक पोत दी गई, लेकिन महिलाओं की उम्र को लेकर मंत्री का जो बयान है वो थोड़ा आपत्तिजनक है। उनको हालांकि इस पर सावधानी बरतनी चाहिए थी। सियासत में जो 50 साल की उम्र के होते हैं उनको वैसे भी नौजवान नेता कहा जाता है। भारतीय संस्कारों के विपरीत 50 साल की उम्र में कोई बूढ़ा नहीं माना गया है। बूढ़ा या बूढ़ी कहना कोई अपमानजनक भी नहीं है, लेकिन महिलाओं के मामले में इस भाषा का थोड़ा संयम और ख्याल रखा जाता है। लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था ये कहती है कि जब आप 60 साल के ऊपर हो जाते हैं तो आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। वहाँ पर आपको बूढ़ा भी कहा जा सकता है और आप उस उम्र में लगभग दादा और दादी भी बन जाते हैं। तब ये बात थोड़ी जायज़ लगती है। वैसे दिनेश सिंह भी अपने बच्चों की शादी कर चुके हैं और वो दादा और बनने की स्थिति में खुद हैं। अब वो अपने आप को खुद बूढ़ा मानते हैं नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सियासत में ये कहाँ लिखा है कि जो बूढ़ा हो गया या जो बूढ़ी हो गई वो नौजवानों की बात नहीं कर सकता है। उसको बूढ़ा और बूढ़ी कहकर चिढ़ाया जाए। फिलहाल सियासत में आलोचना के लिए हमेशा जगह खाली रहनी चाहिए, लेकिन उस आलोचना में दिनेश सिंह को इस बात को अब समझना होगा
कि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर अब जितने कड़े हमले करेंगे उससे नुकसान भाजपा का होगा, क्योंकि अब जनता इन हमलों को बुरा मानने लगी है। वो सत्ता में है और अगर अच्छा काम करके लोगों का दिल जीतें, बजाय कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में ऊंच नीच कहने के, तो वो ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करेंगे और भाजपा का भी ठीक से भला कर पाएंगे। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, वैसे ये शेर बच्चों और बूढ़ों दोनों पर लागू होता है, क्योंकि बच्चे भी इनोसेंट होते हैं और बुजुर्ग भी एक उम्र के बाद उनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो आप इस लाइनों से अंदाज़ा लगाइएगा कि लोग ओहदा पाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। सुनिएगा कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है, कौमों के सिर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। नमस्कार।